कि जिस एरिया में भोपाल गैस कांड हुआ वहां सब लोग मर गए लेकिन एक परिवार बच गया। अगर सब लोग मर गए होते तो ये कौन लोग हैं जो आज तक सरकार से एक उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं? तो ये शोध लगाया गया कि भाई कैसे बच गया, तो पता चला कि वो लोग यज्ञ कर रहे थे। उस समय वो लोग यज्ञ कर रहे थे और उनके आभा मंडल में एक ऐसा वायुमंडल बन गया था, ऐसी एक गैस का टेक्सचर बन गया था कि जो बाहर की गैस थी उसको भेद करके उनको भस्म नहीं कर पाई। अगर यज्ञ करने से उस पर्टिकुलर लोकल एनवायरनमेंट में कोई गैस आ भी गई है तो ये आइडेंटिकल काम तो किसी भी चीज को जला करके किया जा सकता है, तो फिर यज्ञ पर इतना केंद्रीकरण क्यों? देखिए, यज्ञ भारतीय समाज के कल्चर का हिस्सा है, उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है, उसमें जबरदस्ती विज्ञान घुसड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कि क्या ये बात थ्योरेटिकली पॉसिबल है? तो पता चलेगा कि हाँ, थ्योरेटिकल तो पॉसिबल है। हॉस्पिटल में कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसको कि मिथेनॉल की टॉक्सिसिटी है, तो उसको हम लिटरली दारू चढ़ाते हैं, इथेनॉल चढ़ाते हैं। दारू नुकसानदेह है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मिथेनॉल की ओवरऑल कंसंट्रेशन को कम करने के लिए इथेनॉल डालना पड़ेगा। क्या इससे ये बात भी प्रूफ हो रही है कि आप रोजाना जो है इथेनॉल ले सकते हैं? नहीं ना। भोपाल गैस कांड में जो गैस थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। कैलकुलेशन करेंगे तो उसका वजन 2 गुना है हमारी एयर से, तो वो बैठ जाएगी जमीन पे। और ऐसी जगह पर अगर ऊंची इमारतें हो तो ऊपर वाले लोगों को कम नुकसान होगा। इस तरीके की बातें कहकर कि यज्ञ में घी डालने से ऑक्सीजन निकलती है, आपने यज्ञ की कल्चरल सिग्निफिकेंस और वैल्यू को खत्म करने की कोशिश की। आप यज्ञ कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि हमें इन वृक्षों को बचाना, इस जंगलों को बचाना, ये जो लोग उनको दिन के हिसाब से काट रहे हैं, हमें ये नहीं होने देना। अगर आप भी यही मानते रहे कि यज्ञ में लकड़ी और ऑक्सीजन डाल करके आप ऑक्सीजन बना सकते हैं, तो इस ऑक्सीजन की मरीचिका के पीछे भागते भागते शायद आप ही खुद एक जंगल जला देंगे। वास्तविक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं आपके व्यूअर्स जो सुन रहे हैं, यदि मैं फ्रॉड बात कर रहा हूं तो जाकर के आप गूगल सर्च कर लीजिए। आज आपके पास सबके पास एंड्रॉइड और iOS। देखिए, सर कह रहे हैं कि भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल पे जाकर चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सत्य बात है। गूगल एक प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है हर व्यक्ति को कि भैया आप आइए और आपको जो भी आप लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप बताइए। उसके ऊपर एलियन से लेकर के नाग नागिन, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, क्या नाम है आपका, इल्यूमिनाती, ये वो, स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ियाँ, नाग नागिन, सपेरा, कब्रिस्तान में भूत, वो सब कुछ आपको उसको ऊपर देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल पे लिखी गई हर बात सत्य मिलेगी आपको। तो ये बात मैं बोल रहा हूँ कि गूगल पे लिखी हुई हर बात असत्य है? नहीं भाई, बिल्कुल पॉसिबल है कि ये जो आपने जिक्र सुना होगा कि जो खुशवाहा परिवार है जो कि जिसने कि यज्ञ किया था और उसकी वजह से बच गया, हम उसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे कि भैया क्या क्या चल रहा है, क्या इसकी संभावनाएं थी और क्या इसकी पर्टिकुलर संभावनाएं नहीं थी, उसको डिस्कस करते हुए हम चलेंगे। तो पहले तो एक बात ये समझिए कि भाई सर जब बता रहे थे कि भाई किस तरीके से उसकी साइंस ने उसको हेल्प करी। आपने आए दिन लोगों को बोलते हुए सुना है कि किस तरीके से यज्ञ के अंदर में जब आप लकड़ियाँ जला रहे हैं, जब आप घी जला रहे हैं, तो उससे क्या बनता है? उससे ऑक्सीजन बनता है, वातावरण जो है वो शुद्ध होता है। और अगर आप बिल्कुल पीछे चले जाएंगे ना, कि जब इंसान ने ये वायु जो है किसकी बनी हुई है ये पता नहीं था। आप देखेंगे कि जितने भी हमारे ग्रंथ वगैरह हैं उसके अंदर में धरती को भी बताया गया कि किस पंच महाभूत जो है किससे बनी हुई है आपकी धरती, कि आकाश, धरती, गगन, वायु और जल, अग्नि, ये इन चीज़ों से आपकी धरती बनी हुई है। तो वो अगर आप उसी बात को भी उठा करके देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हमें इससे ज़्यादा अंदर जा करके पता है। हमें ये तक पता है कि कौन सा पर्टिकुलर एटम दिवाली की रात में जब आप पटाखा चलाते हैं तो एक पीला बनता है, एक हरा बनता है, एक नीला बनता है। ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली बन रहा है। आप बोल करके खरीद सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एटम अगर आप इस पर्टिकुलर बम में डालेंगे तो इस रंग का फटेगा वो। इस लेवल पर हमें जा करके पता है। हमको ये वायुमंडल, केवल वायु के हर चीज़ वायु से बनी हुई है ये नहीं, वायु अपने आप में किस किस पर्टिकुलर एलिमेंट से, किस किस एटम से, किस किस, और उसके अंदर में भी किसकी क्या परसेंटेज है, कि नाइट्रोजन कितना परसेंटेज है, कि हमारा पूरा ये वाला जो एनवायरनमेंट है ये ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से 70% नाइट्रोजन, आपका 23% ऑक्सीजन, जो कि ज़्यादा मतलब मोस्टली आपका जो पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का ये हो गया। जो गैस भोपाल गैस ट्रेजिडी में निकली थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक भारी गैस है, जिस तरीके से CO2 भी आपका मतलब नीचे कंपैरेटिवली चली जाएगी, लेकिन आप इसको उठाइए केवल और केवल कि भैया वो रेंग रही थी। तो जो उस पर्टिकुलर जगह पर आपको जो जानवर थे, जो चलने वाले जो जानवर थे ज़मीन पर, वो पर्टिकुलर ज़्यादा आपको मरते हुए जो है नज़र आएंगे। जो भी आपने फ़ोटोज़ देखी हैं वो बच्चों की ज़्यादातर फ़ोटो देखी हैं। इससे भी आपको ये बात पता नया क्या मतलब कि वही कॉन्सेप्ट में दोहराते दोहराते बार बार बोलता रहूँगा कि टॉक्सिसिटी किस पे डिपेंड करती है? टॉक्सिसिटी अमाउंट पे डिपेंड करती है कि और आपके शरीर में कितना है। वही चीज़ जो एक बहुत पहले ज़माने के अंदर में एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने नाम प्रेसली नाम क्या बोलना,
भाई एक व्यक्ति थे, एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट था? एक जार के अंदर में ऐसे बंद करके कांच का जार था, उसके अंदर में अंदर एक मोमबत्ती जला दी, एक पेड़ रख दिया। तो क्या देख रहे हैं कि पेड़ से बन रही है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से जल रही है आपका क्या, मोमबत्ती। मोमबत्ती से बन रहा है आपका CO2, और CO2 से जो है वो पेड़ ले पा रहा है। ये जब CO2, ऑक्सीजन, फलाना ढिकाना, ये जब शब्दावली भी एग्जिस्ट नहीं करती थी ना, तभी एक्सपेरिमेंट होता था। और तो उस वक्त जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए कि भैया ऐसा है कि पेड़ जो होता है वो एयर को प्योर करता है, प्यूरिफाई करता है। और जो उसके अंदर में उन्होंने चूहा रखा हुआ था कि चूहा जो होता है वो एयर को इम्प्योर करता है। ये शब्द का इस्तेमाल किया था। शुद्ध और अशुद्ध शब्द जो है वो तब इस्तेमाल किए गए थे, क्योंकि पता ही नहीं था कि एटम क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होती है, CO2 क्या होता है। कट टू 2024, आज तक लोग जो है इस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं कि जी ये वातावरण जो है बड़ा अशुद्ध हो गया है। वातावरण क्या है, साइंस में पता है ना, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, किस पर्टिकुलर की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। CO2 बढ़ गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गई है, क्या बढ़ गया है, उससे किस तरीके से व्यक्ति मरेगा। एनवायरनमेंट में साइनाइड है तो किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में उसकी इनर मेम्ब्रेन के आखिरी प्रोटीन ATP सिंथेज और 5 पे जाकर के चिपक जाएगा आपका, और ऑक्सीजन को नहीं जुड़ने देगा। उस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया ठप पड़ेगा और उस तरीके से पूरा व्यक्ति मरेगा। इस लेवल पर जाकर के हमें डिटेल्स जो है मालूम है। केवल और केवल अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि ये चीज़ शुद्ध है, ये चीज़ अशुद्ध है, ये चीज़, भाई आपका जो है खून बड़ा गंदा है, आपके खून में विशुद्धियाँ हैं, आप ये केवल एक बात बताती है कि व्यक्ति को उसके अंदर में और एक कदम आगे जाकर के जानकारी नहीं है। भाई आपका खून गंदा हो गया है इसलिए आपको ये फला प्रॉब्लम हो रही है। क्या है वो गंदगी? आप वो सीधे अगला क्वेश्चन पूछ लेना। वातावरण शुद्ध हो गया है, ओके मान लिया, मतलब कि वातावरण अशुद्ध था। क्या है ये अशुद्धि? आप केवल और केवल अशुद्धि और शुद्ध शब्द लेकर के उसको दरकिनार करते हुए आगे नहीं चढ़ सकते। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि भाई साहब ऐसा है कि अभी जब आपने आग लगाई है तो यहाँ पर ये जो लकड़ी है, लकड़ी बनी हुई है सेल्यूलोज और स्टार्च की, ये जलेगा। ये जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा। जलेगा तो दो चीज़ें बनेंगी, CO2 H2O, और क्या लिबरेट होगी? हीट। वही हीट जिसको आप तापते हैं। ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ CO2 अगर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर में एक हद से ज़्यादा बढ़ने लगा, और या फिर ये पर्टिकुलर जो लकड़ी जल रही है ये अच्छे तरीके से नहीं जल रही है, पूर्ण रूप से नहीं अगर जल रही है, आपके घर के अंदर में सिलेंडर लगा हुआ है, उसके अंदर में कभी जब आप गैस जलाते हैं धुआं नहीं निकलता है, मतलब कि वहाँ पर जो गैस है वो 100% जल रही है। अगर कोई चीज़ 100% जलती है तो धुआं नहीं निकलता है। केवल और केवल क्या बनता है? CO2 जमा H2O जमा आपका वहाँ पर हीट। तो उसका हीट का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, खाना बनाने के लिए कर लेते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के ज़रिए बस को चलाने के लिए कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई कोई चीज़ अशुद्ध है या शुद्ध है, गंदी है, बुरी है, ये सब के सब केवल और केवल ढकने के एक तरीके हैं कि आप उनको उस चीज़ के बारे में एक कदम आगे कोई भी जानकारी नहीं है। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं कि भाई वो चीज़ जो तब से लेकर के आज तक चल रही है कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। आज हम अच्छे से जानते हैं कि ऑक्सीजन है, या फिर हमारे शरीर के अंदर में अगर गंदगी है तो वो किस चीज़ की गंदगी है। सर ने कहा कि भाई किस तरीके से वो पर्टिकुलर जो यज्ञ हो रहा था उसके अंदर में वायुमंडल के अंदर में इस तरीके की गैसें आ गई जिसकी वजह से बाहर से मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है नहीं आई होगी। ठीक है, थ्योरेटिकली हाइपोथेसिस के लेवल पे बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल साइंटिफिक टेम्परामेंट का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन इससे एकदम आगे भी तो बढ़िए। इसके लिए यज्ञ की स्पेसिफिक क्या ज़रूरत आ गई? क्योंकि अगर धुआं निकल रहा है आपके यज्ञ में से, ध्यान रखिए घर पे हमारे सबके यज्ञ होता है भाई, सत्यनारायण की कथा होती है, सबके नारियल जलता है और आम की लकड़ी के यज्ञ किया जाता है। आपको सबको मालूम है कि यज्ञ के अंदर में किस तरीके से अगर घर के अंदर में किया जा रहा है तो उसके अंदर में धुआं निकलता है। धुआं निकलना का मतलब है कि वहाँ पर पूरे 100% चीज़ नहीं जल रही है, अनबर्न्ड चीज़ें जो है जल रही है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में भाई जब पूरी तरीके से चीज़ नहीं जल रही है तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी चीज़ें भी बनेंगी वहाँ पर, जो कि आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा नुकसान जो है वो करवा सकती हैं। तो यहाँ से तो ये बात समझ में आ रही है कि यार अगर मिथाइल आइसोसाइनाइड्स को अंदर नहीं आने देना है, कोई गैस बनानी है, तो फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जला करके ये काम किया जा सकता था। तो फिर हम बार बार अलग अलग तरीक़ों से वैज्ञानिक चीज़ें फेंक करके
इस बात को क्यों सत्यापित करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वैज्ञानिक रीज़न है जिसकी वजह से यज्ञ किए जाते हैं। यज्ञ एक अच्छी चीज़ हो सकती है। भाई आप क्या कर रहे हैं कि एक यज्ञ एक कल्चरल प्रैक्टिस है, आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, आपको आनंद आता है कि ठीक है, बढ़िया है कि आपका एक आपकी डिवोशन आप बता पा रहे हैं, आप एक कबीले के लेवल पे लोगों से मिल पा रहे हैं, आपको एक मिलने का मौका मिलता है, खाते हैं पीते हैं, एक कल्चरल बॉन्डिंग होती है, लोगों से आप बहुत कुछ सीखते हैं। अगर इसी चीज़ को आप ऐसे इस्तेमाल करें कि आपने लिटरली आवाहन किया है, बोला है कि हम यज्ञ करेंगे, और हम यज्ञ करेंगे अपने नदियों को गंदा न करने के लिए, ताकि हम ये बात लोगों तक पहुंचा सके कि नदियां हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ये मिट्टी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ये जो वन है, ये जो धड़ल्ले से हम ये जो काटे चले जा रहे हैं, ये जो पूरे जंगल पे जंगल तबाह करते चले जा रहे हैं हम, ये हमारे लिए कितने ज़रूरी है। आपने लोग यज्ञ किया, लोगों को बुलाया, आवाहन किया, बोला कि हम शपथ लेते हैं कि इसके लिए कुछ पॉजिटिव कदम उठाएंगे, किस तरीके से जो घर के अंदर में जो कूड़ा है उसको नहीं बर्बाद करेंगे, खाने को नहीं बर्बाद करेंगे। तो और इसके ज़रिए आपने यज्ञ किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाया और बताया कि अच्छा इस तरीके से आप जो है उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है। और कुछ भी हो सकता था, अलग अलग देशों में, अलग अलग कबीलों में, अलग अलग राज्यों में। भाई नहीं है ना रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में क्या फिर कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता कि भाई वहाँ तो यज्ञ तो होगा नहीं क्योंकि लकड़ियाँ मिलेंगी नहीं, तो वहाँ तो कोई अच्छा काम किया नहीं है। कुछ भी वहाँ पे कुछ और हो सकता है, वहाँ पे कुछ और हो सकता है, उसी उस पर्टिकुलर कस्टम, उस पर्टिकुलर रीति रिवाज के बहाने से आप लोग मिलेंगे, उस पर्टिकुलर की चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, चीज़ों की नई चीज़ें वहाँ से निकलेंगी। इसके लिए उसके अंदर में ज़बरदस्ती ये कहने की ज़रूरत नहीं कि 1 तोला घी अगर आप यज्ञ के अंदर में डालते हैं तो उससे 1 टन जो है वो ऑक्सीजन गैस निकलती है, और फिर उससे जो है आपका ओजोन का जो होल है वो भर दिया जाएगा। शायद काफ़ी बोल लिया। ओके, आई होप इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।